मेरी बीवी रोज मेरे लिए मजे मजे के खाने बनाती। रात को जब मैं ऑफिस से आता तो मेरी बीवी खाने की टेबल पर नया सूट पहने मेरा इंतजार कर रही होती। मेरी बीवी इतनी खूबसूरत थी कि उसे देखते ही मेरे सारे दिन की थकावट उतर जाती। मैं जल्दी से फ्रेश होकर बीवी के साथ बैठकर रात का खाना खाता। मगर हैरत मुझे तब होती, मेरी बीवी मेरे पास तो बैठी रहती मगर खाना ना खाती। जब मैं उसे खाने का कहता तो वो मुझे कहती, मैंने अपने लिए बर्गर ऑर्डर किया है, कुछ ही देर में डिलीवरी बॉय आकर मुझे बर्गर दे जाएगा। खाना खाते ही मुझे नींद आ जाती। मेरे सोते ही डिलीवरी बॉय मेरी बीवी को बर्गर देने आ जाता और फिर रोज ही ऐसे होने लगा। मैं हैरान होता था कि डिलीवरी बॉय हमेशा मेरे सोने के बाद ही क्यों आता है। मुझे अपनी बीवी पर शक हो गया। एक रात में सोया नहीं था बल्कि सोने की एक्टिंग करने लगा। जैसे ही वो बर्गर वाला आया तो मेरी बीवी उसे अपने कमरे में ले आई। वो दोनों एक ही सोफे पर बैठ गए थे। उसके बाद मेरी आंखों ने जो मंजर देखा वो मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। मेरी बंद आंखों से आंसू बह रहे थे। ये देखकर तो मेरे पैरों तले से जमीन ही निकल गई। जब मेरी बीवी ने उसका हाथ पकड़ा और फिर मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि मैं क्या देख रहा हूँ। मेरी बीवी रात के इस पहर हमारे ही कमरे में मेरी मौजूदगी में ये क्या कर रही थी। मेरा सारा जिस्म ठंडा पड़ गया था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरे सर पर आसमान गिरा दिया हो। मगर मैं भी खामोशी से आंखें बंद किए लेटा रहा। लेकिन कभी कभी आंखों देखा और कानों सुना सच नहीं होता, बल्कि सच तो वो होता है जो आपकी सोच में भी नहीं होता। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मैं नहीं जानता था कि मेरी नाक के नीचे ये खेल कब से खेला जा रहा था। मेरी बीवी मुझे कब धोखा देने वाली थी, लेकिन मैं अपनी बीवी की आखिरी हद देखना चाहता था। मुझे बीवी सोता समझकर मेरी गैर मौजूदगी में किसी गैर लड़के के साथ बैठी होती थी। वो मेरे सामने सोफे पर मौजूद एक साथ जो कर रहे थे, मैंने कर्ब से आंखें मूंद ली थी। किस कदर भरोसा करता था मैं अपनी बीवी सबा पर, मगर उसने बदले में मेरे साथ क्या किया। मेरी बाकी रात अंगारों पर कटी थी। वो लड़का कुछ देर मेरी बीवी के साथ गुजार कर वापस चला गया, लेकिन जाते जाते मेरी जिंदगी का सुकून भी अपने साथ ले गया। मैं पूरी हकीकत जानने के बाद बीवी को रंगे हाथों पकड़ना चाहता था। उसने मेरी पीठ पर छुरा घोंपा है। दुनिया उसे बहुत अच्छा समझती थी, इसलिए उसे बुरा साबित करने के लिए मेरे पास सबूत का होना बहुत जरूरी था। फिलहाल मैं उसे ये बावर नहीं करवाना चाहता था कि मैं उसकी हकीकत से वाकिफ हो चुका हूँ। इसीलिए मैंने खुद को सोता हुआ जाहिर किया। रोजाना की तरह मैं सुबह ही उठा, लेकिन ये सुबह अलग थी क्योंकि अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा था। मेरी जान सी प्यारी बीवी सबा, जिसका चेहरा देखकर मेरी सुबह तरोताजा हो जाती थी, आज उसे देखकर मुझे घिन आ रही थी। आज जब वो मेरे करीब आई, मैंने उसे खुद से दूर कर दिया। मैं शावर लेने के लिए बाथरूम में बंद हो गया। मुझ पर कल रात कयामत गुजर चुकी थी। अब हमारा रिश्ता पहले जैसा कभी नहीं हो सकता था। मैं शावर लेकर निकला तो सबा मेरे इंतजार में ही बैठी थी। मुझे देखते ही कहने लगी, आज ऑफिस से जल्दी आ जाइएगा, हम घूमने के लिए बाहर चलेंगे। आज मैंने साफ साफ लफ्जों में कह दिया, मेरा कहीं जाने का इरादा नहीं है। मेरा दिल तो चाह रहा था मैं उससे पूछूं कि उसने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया, लेकिन मैं जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाना चाहता था। इसीलिए मैंने उसके चेहरे की तरफ से निगाहें फेर ली। मेरा बदला रवैया देखकर उसे शायद कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि रात तक हम दोनों के दरमियान सब कुछ ठीक ठाक था। इसलिए वो जान ना सकी कि मेरे रवैये में ये अचानक बदलाव क्यों आया है। वो इस बात से पूरी तरह बेखबर थी कि कल रात को मैं सोया नहीं बल्कि जाग रहा था। मैं अक्सर ही उसकी फरमाइश पर उसे बाहर घुमाने के लिए ले जाया करता था। मुझे देर हो रही है, ऑफिस के लिए निकलना है। मैंने चंद अल्फाज में ही उसे अलविदा कहा और घर से निकल गया, जबकि मैं हमेशा घर से निकलने से पहले उसे बहुत सारी हिदायत किया करता था। लेकिन आज मैं ऐसा नहीं कर सकता था। रात वाला मंजर अभी तक मेरी आंखों में घूम रहा था और मैं सोच रहा था, मेरी मोहब्बत में ऐसी कौन सी कमी रह गई थी कि जो सबा इस हद तक गिर गई कि उसे हमारे रिश्ते का ख्याल ही नहीं रहा। मैं बहुत ही गंदे तरीके से गाड़ी चलाता हुआ दफ्तर पहुंचा। दफ्तर आने के बाद भी मेरा सारा ध्यान रात वाले वाकये की तरफ ही था। मैंने अपने असिस्टेंट को कह दिया कि आज की सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दो। मेरे दिमाग में बस यही चल रहा था, मुझे आगे क्या करना है, किस तरह सच को सबके सामने लाना है। क्योंकि मेरे वालिद मेरी बीवी से बहुत मोहब्बत करते थे, इसलिए वो मेरी इस बात पर कभी भी यकीन ना करते। मैं अजीब सी कश्मकश से दो चार था।
मुझे किसी भी तरह अपने बाप के सामने अपनी बीवी के मुंह से सच उगलवाना था, मगर मेरी बीवी सबा मेरे अब्बा की पसंद से मेरी जिंदगी में शामिल हुई थी। वो उनकी दोस्त की बेटी थी, उन्हें जान से भी ज्यादा अजीज थी। शादी के बाद तो मैं सबा से मोहब्बत करने लगा था, लेकिन अब मुझे ये पता चला था कि ये मोहब्बत सिर्फ एक तरफा है। सबा का मुझसे इजहार मोहब्बत करना, मेरा ख्याल रखना, मेरे आगे पीछे घूमना, वो सिर्फ धोखा था और फरेब था। अब ये बात जाकर मुझे अच्छी तरह समझ आ गई थी। मेरा नाम आमिर है। जब मैं 25 साल का एक नौजवान था, तब एक दिन अचानक ही मेरे अब्बा मेरे कमरे में आए और कहने लगे, बेटा, अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो बिना कोई सवाल किए मेरे एक फैसले पर अपना सर झुका दो। मैं अपने अब्बा से वाकई में ही बहुत मोहब्बत करता था, क्योंकि अम्मा के इंतकाल के बाद से ही अब्बा ने बहुत मेहनत से मुझे पाल पोस कर बड़ा किया था। मेरे लिए वो अम्मा भी थे और अब्बा भी। अब्बा के किसी फैसले के खिलाफ जाने का मैं सोच भी नहीं सकता था। इसीलिए मैंने अब्बा से कहा कि मुझे आपका हर फैसला मंजूर है। अब्बा कहने लगे, उन्होंने मेरा रिश्ता तय कर दिया है और वो 2 दिन बाद ही मेरी सादगी से शादी करवाना चाहते हैं। अब्बा की बात सुनकर मैं हैरत के समंदर में गर्क हो गया था कि इतनी जल्दी अब्बा को लड़की कहाँ से मिल गई। मुझे बिना बताए ही उन्होंने रिश्ता तय कर दिया था। मेरे और मेरे अब्बा की जिंदगी में एक दूसरे के अलावा कोई नहीं था। फिर अब्बा को मेरे लिए लड़की कैसे मिल गई, मैं इस बात पर बहुत हैरान था। लेकिन फिर अब्बा ने मुझे खुद ही बता दिया कि उनके दोस्त की बेटी है, बहुत ही अच्छी लड़की है। आज तक मैंने अब्बा के किसी दोस्त का जिक्र नहीं सुना था। आज अचानक से ही अब्बा मुझे अपने बचपन के दोस्त की बातें बताने लगे। मेरे लिए ये सब कुछ बहुत अजीब था। अब्बा का ये दोस्त उनके पुराने वक्तों का साथी था। आज बहुत अरसे के बाद अब्बा से उसकी दोबारा मुलाकात हुई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इतने अरसे बाद अब्बा का उनके दोस्त से मिलना, और अब्बा ने उनसे रिश्तेदारी भी जोड़ दी। मैंने अब्बा से कहा कि शादी के लिए कुछ वक्त ले लेते हैं, लेकिन अब्बा तो मेरी कोई बात नहीं सुन रहे थे। मुझ पर इतना दबाव डाला कि मैंने बिना सबा को देखे ही 2 दिन बाद उससे निकाह कबूल कर लिया। उसे रुखसत करवा कर घर ले आया। शादी की रात मैंने सबा को पहली मर्तबा देखा तो वो बहुत ज्यादा खूबसूरत भी नहीं थी। मुझे उसमें कोई ऐसी खास बात नजर ना आई कि अब्बा ने उसे मेरी जिंदगी में शामिल करा दिया। अब्बा का दोस्त बहुत बीमार था, बस वो अपनी बेटी को रुखसत करना चाहता था। इसीलिए अब्बा ने उसकी आखिरी ख्वाहिश समझकर मेरी और सबा की शादी करवा दी। लेकिन शायद असल वजह कुछ और ही थी, जिसकी वजह से 2 दिन के अंदर अंदर ही सबा के बाप ने उसे मेरे साथ रुखसत कर दिया था। और वो वजह मुझे अब समझ आ रही थी। मेरी बीवी अगर मेरे घर में इतना कुछ कर सकती थी, तो अपने बाप के घर में क्या कुछ नहीं करती आई होगी। वहां तो वो अकेली थी। सबा के घर सिर्फ उसके अब्बा ही थे, वो भी मेरी तरह अपने अब्बा की इकलौती बेटी थी। सबा के अब्बा ने बताया कि उसकी माँ का इंतकाल उस वक्त हो गया था जब वो 7 साल की थी। मैंने सबा के साथ मोहब्बत और ईमानदारी से अपने रिश्ते की शुरुआत की थी। वो हमेशा मेरे बाप का ख्याल रखती। उसने पूरे घर की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली थी। उसके आने के बाद से हमारे घर में जो औरत की कमी थी वो पूरी हो गई थी। सबा ने मेरे अब्बा का दिल ऐसे जीता कि वो दिन रात उनकी तारीफों के गुण गाते थे। मुझे भी इस बात की बहुत खुशी थी कि मेरी बीवी ने बहुत अच्छी तरह से हमारी जिंदगियों में अपनी जगह बना ली है। लेकिन अब यही बात मेरे लिए मुश्किल बन गई थी, क्योंकि मैं चाह कर भी अब्बा के आगे सबा की बुराई नहीं कर सकता था, जबकि वो पूरी तरह गलत थी। अगर मैं अब्बा से कहता कि उनकी बहू को मैंने आधी रात को किस हालत में देखा है, तो वो शायद मेरे मुंह पर ही एक थप्पड़ रसीद कर देते। मेरे दिल में एक आग दहक रही थी। वो पल मुझे अभी भी याद था, जब रात को सबा सोफे पर मेरे सामने बैठी किसी गैर मर्द के साथ। अब मुझे समझ आ रहा था कि मेरी बीवी अपने घर क्यों नहीं जाती थी। शादी के बाद से सबा बहुत कम और बहुत मुश्किल से ही अपने घर गई थी। उसके अब्बा बार बार मुझे फोन करके कहते कि उन्हें अपनी बेटी की याद आ रही है, लेकिन मैं जब भी सबा से कहता कि अपने अब्बा से मिलने चलो, तो वो साफ इनकार कर देती। उसके पास हमेशा कोई न कोई बहाना होता। कभी कभी मैं ये सोचता कि कोई बेटी अपने बाप से मिलने के लिए कैसे इनकार कर सकती है। बेटियां तो भाग भाग कर शादी के बाद अपने माँ बाप से मिलने जाती हैं, लेकिन सबा हमेशा किसी न किसी बात का बहाना बनाकर कह देती कि वो बाद में चली जाएगी। और इस बात को ऐसे ही हफ्ता गुजर जाता। जब उसके अब्बा बहुत ज्यादा इसरार करते तो मैं जबरदस्ती सबा को लेकर चला जाता, तो वो बहुत ही कम देर अपने अब्बा के पास बैठती। उसे वापसी की पड़ी रहती। अपने अब्बा के घर रहने का तो वो नाम ही नहीं लेती थी।
यही वजह थी कि वो मेरे घर में अपनी आयाशी आसानी से पूरी कर रही थी। मैंने सबा को बहुत ज्यादा मोहब्बत दी थी, अपना पूरा घर उसके हवाले कर दिया था, आंखें बंद करके उस पर भरोसा करता, लेकिन उसने मेरे इसी भरोसे को तार तार कर दिया। मैं चाहता था कि अब वो अपने मुंह से अपना गुनाह कबूल करे, ताकि मैं उसे अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए निकाल बाहर करूं। मैं सारा दिन दफ्तर में इन्हीं सोचों में गुम रहा। शाम को जब घर लौटा तो मेरे दिलो दिमाग में सबा के लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत थी। सबा मेरे अब्बा के कमरे में बैठी उनके पांव दबा रही थी। अब्बा मुझे देखते ही कहने लगे, आजा, तू भी यहीं बैठ जा, तेरी बीवी सारा दिन मेरी खिदमत करती रहती है, एक तू है कि थोड़ी देर भी मेरे पास नहीं बैठता। अब्बा सबा के सर पर शफकत से हाथ रखकर ये सब कह रहे थे। सबा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, जिसे देखकर मेरे तन बदन में आग लग गई। बज़ाहिर मासूम नजर आने वाली मेरी बीवी अंदर से किस कदर घटिया थी, ये सिर्फ मैं ही जानता था। बहुत मुश्किल से थोड़ी ही देर मैं अब्बा के पास बैठा और अपने कमरे में चला आया। सबा मेरे पीछे पीछे ही चाय लेकर आ गई। वो मुझसे बात करना चाहती थी, लेकिन आज मेरा उससे बात करने का कोई इरादा नहीं था। वो मुझसे बातें कर रही थी। मैं आंखें बंद करके लेट गया, जैसे मुझे नींद आ गई हो। वो फिक्रमंदी से मेरे सर पर हाथ रखकर देखने लगी कि मेरी तबीयत ठीक है या नहीं। मैंने गुस्से में आंखें खोलकर सबा से कहा, मुझे थोड़ी देर सुकून लेने दो। शादी के 3 महीने बाद ऐसा पहली दफा हुआ था। आज भी सबा ने नया सूट पहना हुआ था। हमेशा की तरह आज भी सबा ने मेरे लिए मेरा मनपसंद खाना बनाया था, मगर मैं कुछ खाना खाए बिना ही सो गया था। सबा के बार बार पूछने पर मैंने गजबनाक गुस्से वाली आवाज में बात की थी। तब वो दौड़कर पीछे हट गई। उसकी आंखों में आंसू आने लगे थे, मगर उसके ये मगरमच्छ के आंसू मुझ पर कोई असर नहीं डालने वाले थे। मैंने करवट बदल ली थी और सबा को कहा कि आज रात मुझे तन्हा छोड़ दो। वो खामोशी से कमरे से बाहर निकल गई। मैं रात तक इसी तरह कमरे में बंद रहा और फिर रात का खाना भी नहीं खाया। मैं देखना चाहता था आज रात वो लड़का दोबारा से मेरे कमरे में आएगा या नहीं। मुझे हमेशा से ही नींद की गोली खाकर सोने की आदत थी। अपनी माँ के इंतकाल के बाद मुझे रात को नींद नहीं आती थी। शायद मेरी इसी आदत का फायदा मेरी बीवी सबा ने उठाया था, इसलिए आज रात मैंने अपनी दवा नहीं खाई। मैंने चुपके से अपने मोबाइल का वॉइस रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया और फिर उसे सोफे के पास ही छुपा दिया। पहले मैं उनकी आवाज रिकॉर्ड करना चाहता था, फिर जब उनकी मुलाकात इख्तिताम पर होती तो मैं दोनों को रंगे हाथों पकड़ लेना चाहता था, ताकि सबा अगर अब्बा के सामने झूठा बहाना बनाएगी तो तब उसकी रिकॉर्ड की गई आवाज उसके गुनाहों का खुलासा कर देगी। मुझे बड़ी बेसब्री से उस वक्त का इंतजार था जब वो लड़का हमारे घर आए और सबा उसे कमरे में ले आए। मैं भरपूर सोने का ड्रामा कर रहा था। सबा यही समझ रही थी कि मैं दवा खाकर सो चुका हूँ। थोड़ी देर बाद सबा ने फोन मिलाया और एक बर्गर का ऑर्डर कर दिया। मैं जानता था कि बर्गर ऑर्डर करना तो सिर्फ एक बहाना है। वो लड़का बर्गर के बहाने ही मेरी बीवी से मिलने आता है। चौकीदार उसे डिलीवरी बॉय समझकर और सबा के कहने पर उसे अंदर आने की इजाजत दे देता होगा। इसीलिए तो मुझे आज तक इस बात के बारे में पता नहीं चला। रात के 11 बजे के करीब सबा ने अपने कमरे का दरवाजा खोला। वो लड़का हाथ में बर्गर पकड़े कमरे के अंदर चला आया। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं बिस्तर से उठकर उस लड़के का मुंह तोड़ दूं। बहुत ही मुश्किल से मैंने अपने जज्बात पर काबू पाते हुए अपनी जगह पर लेटा रहा। उस लड़के ने मेरी बीवी सबा का हाथ पकड़ा और उसे खींचकर सोफे पर बिठा लिया और फिर ऐसी हरकतें शुरू कर दी कि मेरे तन बदन में अंगारे से भर गए। आहिस्ता आहिस्ता वो सबा से कुछ कह रहा था जो मुझे सुनाई नहीं दे रहा था, मगर मेरा फोन वही रिकॉर्डिंग पर लगा हुआ था। मुझे यकीन था कि उन दोनों की आवाज मेरे फोन में जरूर रिकॉर्ड हो गई होगी। वो दोनों जज्बात की रूह में बह रहे थे। काफी देर वो मेरी बीवी के साथ बातें करता रहा। आखिर मेरी बीवी ने अपने होंठ उसके माथे पर रखे तो मुझे यकीन हो गया कि मेरी बीवी एक इंतहाई बदकिरदार औरत है, जिसने अपने बाप के कहने पर शायद मुझसे शादी तो कर ली, लेकिन उसका दिल अब भी अपने पुराने आशिक में ही अटका है। और शायद यही वजह थी कि सबा अपने बाप को देखना भी नहीं चाहती थी, वरना कोई बेटी अपने बाप से क्यों मिलना नहीं चाहेगी। मैंने सारी कड़ियां खुद ही जोड़ ली थी। थोड़ी ही देर बाद सबा ने बहुत से पैसे उस लड़के के हाथ पर रख दिए और वो लड़का जाने के लिए खड़ा हो गया।
यही वो मौका था जब मुझे उन दोनों को पकड़ना था और उनसे हिसाब किताब लेना था। मैं फौरन ही बिस्तर से उठा और उस लड़के को गर्दन से पकड़ लिया। सबा के वहमो गुमान में भी नहीं था कि मैंने दवाई नहीं खाई, बल्कि मैं जाग रहा हूँ। उसके होश उड़ गए। वो लड़का तो पूरी तरह ही खौफजदा हो गया था। सबा घबराते हुए कहने लगी, प्लीज इसे छोड़ दे। ये लड़का बर्गर देने के लिए आया था। मैं इसे पैसे देने के लिए कमरे में लाई थी। मैंने एक थप्पड़ सबा के चेहरे पर दे मारा। उससे कहा कि तुम तो अपना मुंह बंद ही रखो। तुम्हारी हकीकत तो मैं कल रात ही जान गया था, मगर मेरे अब्बा के आगे भोलेपन का जो नकाब तूने पहन रखा है, मैं उसे पूरी तरह से उतारना चाहता हूँ। तुम कितनी धोखेबाज और मक्कार लड़की हो। मेरे और मेरे बाप की मोहब्बत का तुमने ये सिला दिया कि हमारे घर में हमारी ही छत के नीचे तुमने हमारी ही इज्जत को खाक में मिला दिया। मेरी बात सुनकर सबा जारो कतार रोने लगी। वो लड़का कहने लगा, एक दफा मेरी बात सुन लीजिए, फिर जो चाहे आप फैसला करें। मैंने एक जोरदार थप्पड़ उस लड़के के चेहरे पर भी लगा दिया। जो कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा था, उसके बाद तो कुछ भी सुनने की गुंजाइश बाकी नहीं बची थी। एक डिलीवरी बॉय आधी रात को मेरे कमरे में क्या करने के लिए आया था, ये बात समझना कोई मुश्किल बात नहीं थी। मेरे कमरे में होने वाले शोर शराबे की वजह से अब्बा खुद ही कमरे में चले आए। कमरे का मंजर देखकर परेशान हो गए। मैंने अब्बा को चीख चीख कर बताया कि उनकी बहू किस तरह मेरी इज्जत पर मट्टी डाल रही थी। मेरी बात सुनकर अब्बा सदमे में आ गए और मुझे कहने लगे कि कुछ तो होश करो, सबा एक बहुत ही इज्जतदार बच्ची है। मैंने गुस्से में अब्बा से कहा कि मैं सबा के बारे में कुछ नहीं कहूंगा, बल्कि अब जो कुछ कहेगा मेरे फोन का रिकॉर्डर कहेगा। मैंने सोफे के नीचे रखा फोन उठाया, उसकी रिकॉर्डिंग ऑन कर दी और जो बातें दोनों के दरमियान हुई थी वो सुनकर मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा था। सबा और वो लड़का सर झुकाए खड़े थे। अब्बा बहुत ही नाराज नजरों से मेरी तरफ देख रहे थे। जो कुछ मैंने देखा और सुना था वो सब महज एक सिरा था। हकीकत तो बिल्कुल ही उलट थी, जिसे सुनने और जानने के बाद मैं अपने अब्बा और सबा से नजरें मिलाने के लायक नहीं रहा था। सबा की सिसकियां पूरे कमरे में गूंज रही थी। अब्बा उसे सीने से लगाए दिलासा दे रहे थे। अब्बा उसे कह रहे थे कि वो हर हाल में उसके साथ खड़े हैं। अब्बा ने उस लड़के को भी सोफे पर बिठा दिया। मैं भी अपनी जगह साकित खड़ा रहा। सबा और उस लड़के के दरमियान होने वाली बातों ने मुझे ऐसा आईना दिखाया था कि अब शायद सारी जिंदगी में अपना चेहरा आईने में नहीं देख सकता था। वो लड़का सबा को सीने से लगाए बैठा था। रिकॉर्डिंग में वो कह रहा था, बाजी, तुम्हारी दुआओं और मदद की वजह से आज मेरा MBBS मुकम्मल हो गया है। अब बस मुझे 1 साल की प्रैक्टिस करनी है। बाजी, अगर तुम साथ ना देती तो शायद मैं कभी अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाता। अब्बा ने तो हम दोनों को जुदा कर दिया था। मेरी माँ के साथ ही मुझे घर से निकाल दिया था, लेकिन तुमने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। इसी वजह से आज मैं अपनी जिंदगी में इतना आगे बढ़ पाया हूँ। सबा बहुत मोहब्बत से उसे मुबारकबाद कह रही थी, उसे अपना भाई कह रही थी। मैं अब जान गया था कि उन लोगों के दरमियान बहन भाई का रिश्ता था। कुछ देर में जब सबा संभल गई तो वो खुद ही कहने लगी, मैं और फारूक सगे बहन भाई हैं, लेकिन किस्मत की सितम जरीफी, हमारे माँ बाप की जुल्म ने हम दोनों को जुदा कर दिया था। मेरे वालिद बहुत ही सख्त मिजाज थे, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाया करते थे। अम्मा और अब्बा के दरमियान हमेशा झगड़ा हो जाता। फिर एक ऐसा वक्त आया कि हमारे अब्बा ने अलहदा होने का फैसला कर लिया और फिर दोनों ने खुद ही बच्चों का बंटवारा कर लिया। अम्मा फारूक को अपने साथ ले गई और अब्बा ने मुझे रख लिया। उन्होंने ये सोचा ही नहीं कि उनकी ये अलहदगी हम दोनों पर किस तरह असर अंदाज होगी। हम दोनों बहन भाई एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे, एक दूसरे की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पाते थे, लेकिन माँ बाप के सख्त फैसलों की वजह से हम दोनों एक दूसरे से मिलने से भी महरूम रह गए थे। अम्मा ने दूसरी शादी कर ली। फारूक को सौतेले बाप का साथ मिला, जो फारूक के साथ बहुत ही बुरा था। अब्बा ने दूसरी शादी नहीं की और मैं बहुत कम उम्री से ही अपनी अम्मा की जगह घर संभालने लगी। हम दोनों ही दूसरे बच्चों की तरह अपना बचपन अच्छे से नहीं गुजार सके थे, बल्कि हमारा बचपन माँ बाप की जिद और अना की भेंट चढ़ गया। कई सालों बाद जब मैं 16 साल की हुई, तब एक दिन अचानक ही फारूक हमारे दरवाजे पर चला आया। वो अपने सौतेले बाप से इस कदर तंग आ चुका था कि उसने अम्मा का घर छोड़ दिया। वो हमारे साथ रहना चाहता था, लेकिन अब्बा ने उसे ये कहकर रखने से इंसाफ इनकार कर दिया कि ये सब हमारी माँ की साजिश है।
मैंने चुपके से फारूक का फोन नंबर ले लिया। फारूक मजबूरन हॉस्टल में रहने लगा। जब भी मुझे मौका मिलता मैं फारूक से मिलने के लिए चली जाती, उसकी मदद करती। और वो बहुत मेहनती लड़का था। उसने डिलीवरी बॉय की नौकरी कर ली और साथ साथ अपनी पढ़ाई भी जारी रखी। आज वो अल्लाह ताला के फजलो करम से डॉक्टर बनने वाला है। लेकिन मैं अपने भाई फारूक के रिश्ते को सबसे इसलिए छुपाती रही क्योंकि अब्बा को मेरा और फारूक का रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं था और वो नहीं चाहते थे कि मैं फारूक से कोई ताल्लुक रखूं। वो आज भी सालों पुरानी नफरत अपने दिल में लिए बैठे हैं जो उन्हें हमारी माँ से थी। मैं फारूक को इसीलिए चुपके से मिलने के लिए घर बुलाती क्योंकि मुझे ये डर था कहीं आप लोग मेरे अब्बा को फारूक के बारे में कुछ बता ना दे। सबा ने सारा सच खोलकर सामने रख दिया था। मैंने उन दोनों को बगलगीर होते देखा था। मैं ये समझ बैठा कि वो दोनों किसी गलत रिश्ते में बंधे हुए हैं। मैंने हाथ जोड़कर उन दोनों से माफी मांगी और फारूक को अपने ही घर में रहने के लिए जगह दे दी। तालाक या अलैदगी मियाँ और बीवी के दरमियान होती है, लेकिन सबसे ज्यादा इस बात का असर औलाद पर पड़ता है। बच्चों का किरदार और मुस्तकबिल दोनों ही बर्बाद हो जाते हैं। अपनी अना और नफरत को देखते हुए कोई भी फैसला करने से पहले अपनी औलाद के बारे में जरूर सोचे। आज इस बात को 2 साल गुजर गए हैं। मैंने फारूक और उसके वालिद की सुलह भी करवा दी है और आज सब ठीक हो गया है।